Hello friends, welcome back to the channel. So in this video I will cover the remaining basic theory portion of issue of shares. So let's begin with today's session. As per SEBI guidelines, a company making any public issue of shares must receive a minimum of 90% subscription against the entire issue before making an allotment of shares to the public. SEBI guidelines क्या कहती हैं कि एक कंपनी जो अपने शेयर्स पब्लिक को इशू कर रही है उसमें उसको 90% सब्सक्रिप्शन, टोटल जितने शेयर्स इशू कर रखे हैं उस पर 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए अलॉटमेंट करने से पहले। पब्लिक को शेयर अलॉट करने से पहले 90% सब्सक्रिप्शन उस कंपनी को मिलना चाहिए। अब क्या है रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। If the stated minimum amount has not been subscribed and the sum payable on application is not received within the period specified therein, then the application money shall be repaid within a period of 15 days from the closure of the issue, and if any such money is not so repaid within such period, the directors of the company who are officers in default shall jointly and severally be liable to repay that money विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। अब क्या कह रहा है रिफ़ंड ऑफ एप्लीकेशन मनी कि जितना भी हम अमाउंट हमने स्टेट किया है कि हमें मिलना चाहिए एप्लीकेशन पे, हमें अगर नहीं मिलता है, जो भी पीरियड हमने स्पेसिफाई किया है उस पीरियड से पहले हमें अगर वो अमाउंट नहीं मिल रहा है एप्लीकेशन पे, तो फिर जो एप्लीकेशन मनी है उसको हम क्या करेंगे, रिफ़ंड करेंगे। कब रिफ़ंड करेंगे? जो हमारा इशू ऑफ शेयर्स है उसके क्लोज़र से 15 दिन पहले। अगर डायरेक्टर्स रिफ़ंड नहीं करते हैं तो उनको क्या होगा, वो ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट माने जाएंगे और उनको इस पैसे को रीपे करना पड़ेगा 15% पर एनम के हिसाब से। द एप्लीकेशन मनी टू बी रिफंडेड shall be credited only to the bank account from which the subscription was remitted. एप्लीकेशन मनी का रिफ़ंड हमें बैंक अकाउंट में ही करना है। अब क्या है, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय कंपनी, सेक्शन 39। नो अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज़ ऑफ अ कंपनी ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन shall be made unless the amount stated in the prospectus as the minimum amount has been subscribed and the sum payable on application for the sum so stated have been paid to and received by the company by check or other instrument. कंपनी तब तक पब्लिक को अलॉटमेंट नहीं कर सकती जब तक उसको प्रॉस्पेक्टस के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन का अमाउंट जो भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना था, चेक या एनी अदर सच इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नहीं मिल जाता है। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन ऑन एवरी सिक्योरिटी शेल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट of the security or such other percentage or amount as may be specified by the SEBI. अब ये कहता है जो एप्लीकेशन पे अमाउंट पे करना है उसकी सिक्योरिटी की जो फेस वैल्यू है उसके 5% से कम नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, इफ़ द स्टेटेड मिनिमम अमाउंट हैज़ नॉट बीन सब्सक्राइब्ड and the sum payable on application is not received within a period of 30 days from the date of issue of the prospectus or such other period as may be specified by the SEBI, the amount received under subsection 1 shall be returned within such time and manner as may be prescribed. अब कहता है कि प्रॉस्पेक्टस इशू होने के 30 डेज़ के अंदर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाता है, कंपनी को एप्लीकेशन पे सारा अमाउंट नहीं मिल पाता है, तो कंपनी को सारा अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा पब्लिक को और एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। Whenever a company having a share capital makes any allotment of securities, it shall file with the registrar a return of allotment in such a manner as may be prescribed. अब ये पॉइंट कहता है जब कंपनी अपनी शेयर कैपिटल से पब्लिक को कंपनी की सिक्योरिटीज़ अलॉट करती है तो उसको रजिस्ट्रार के पास रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट को फाइल करना चाहिए जो भी प्रिस्क्राइब किया हो एज़ पर सेबी गाइडलाइंस। फिफ्थ पॉइंट है, इन केस ऑफ एनी डिफ़ॉल्ट अंडर सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट शेल बी लाइबल टू अ पेनल्टी फॉर ईच डिफ़ॉल्ट ऑफ ₹1000 फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज़ और ₹1,00,000 whichever is less.
अब ये पॉइंट कहता है अगर कंपनी या उसके ऑफिसर्स ऊपर जो सबसेक्शन 3 और 4 अभी हमने डिस्कस किया उसकी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं करते हैं तो वो डिफ़ॉल्टर माने जाएंगे और इस केस में उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी और हर डिफ़ॉल्ट पे उनको पर डे के हिसाब से 1000 देना पड़ेगा या फिर रुपीज़ 1 लाख तक की पेनल्टी जा सकती है। इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा वो पेनल्टी कंपनी या ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट को देनी पड़ेगी। लेट्स टेक वन एग्जांपल। सपोज़ 5 डेज़ का लेट पेमेंट करती है कंपनी अपने जो हमें ऊपर हमने डिस्कस किया था थर्ड पॉइंट में कि अगर कंपनी को अलॉटमेंट पे सारा पैसा नहीं मिलता है एप्लीकेशन पे तो उसको सारा जो भी अमाउंट है वो देना पड़ेगा वापस। 5 डेज़ का लेट पेमेंट हुआ है किस लिए? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट मनी को देने में। तो इन सच केस 5 डेज़ का डिफ़ॉल्ट हो रखा है तो और 1 डे पे कितना डिफ़ॉल्ट है हमारा? रुपीज़ 1000 की पेनल्टी है तो 5 डे पे हो जाएगी 5000 की। अब ऊपर कह रहा है कि 1000 के हिसाब से जब तक डिफ़ॉल्ट पीरियड जब तक चल रहा है तब तक जैसे फर्स्ट डे से 5 डेज़ तक 5 डेज़ तक हमने अभी पेमेंट नहीं है की है, 5th डे हमने पेमेंट कर दी है तो 5 डेज़ का हमें क्या करना पड़ेगा? लेट पेमेंट पेनल्टी पड़ेगी। इसके हिसाब से 5000 रुपीज़ हुए तो 5000 और रुपीज़ 1 लाख इनमें से जो भी कम होगा वो हमें देने पड़ेंगे। इन दोनों में से कम क्या है? 5000 तो ये कंपनी को पे करना पड़ेगा। अब है शेयर्स। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स। शेयर्स आर द डेनोमिनेशन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर्स क्या होती हैं? कंपनी की कैपिटल को हम छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं वही शेयर्स होते हैं। अब है टाइप्स ऑफ शेयर्स। कंपनी के शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। Equity shares participate in profits of a company after all preferential rights have been satisfied. Equity shareholders are the virtual owners of the company. They get dividend uh, after payment of all expenses and dividend to preferential shareholders. इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं और इनको प्रॉफिट तब मिलता है जब कंपनी अपने प्रेफरेंशियल राइट्स को सेटिस्फाई कर देती है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर देती है। नेक्स्ट है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स। दो शेयर्स विच आर एंटाइटल्ड टू प्रायोरिटी इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स एट अ फिक्स्ड रेट एंड समटाइम्स also in the return of capital in the event of winding up of the company। अब प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी दी जाती है एट द टाइम ऑफ डिविडेंड पेमेंट और इनका डिविडेंड रेट भी फिक्स्ड होता है। अगर कंपनी किसी रीज़न से बंद हो जाती है तो क्लोजर और वाइंडिंग अप पे भी इनको रिटर्न ऑफ कैपिटल पहले मिलता है। शेयर कैपिटल। फंड्स जनरेटेड through issue of shares is known as share capital. The capital of the company is divided into shares. कंपनी इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू जितना भी अमाउंट जनरेट करती है उसको हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल कहते हैं। और जो कंपनी की कैपिटल होती है शेयर कैपिटल उसी को हम छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो यूनिट्स क्या होती हैं? हमारी शेयर्स होती हैं। अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कंपनी की जो भी कैपिटल होती है वो कैसे डिवाइड की होती है। अब हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। सपोज एक कंपनी है जिसके पास 50,000 शेयर्स हैं जिसकी वैल्यू क्या है? ₹100 ईच है। यानी कि एक शेयर कितने का है हमारा? 100 रुपीज़ का है। सो टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल कितनी हो जाएगी? 50,000 इंटू 100 इज इक्वल टू रुपीज़ 50 लाख। ठीक है, तो ये जो 50 लाख
का अमाउंट है, ये कंपनी की क्या हो गई, ऑथोराइज्ड कैपिटल हो गई, ऑथोराइज्ड कैपिटल। इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल को हम कंपनी की बैलेंस शीट में शो करते हैं, बट नोट्स टू अकाउंट में हम इसे शो करना पड़ता है। इसकी वर्किंग हम आगे डिस्कस करेंगे। अब है हमारी इशूड कैपिटल, ये तो हमारी हो गई ऑथराइज्ड कैपिटल। अब हम देखेंगे इशूड कैपिटल क्या है। इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का ही क्या होती है, पार्ट होती है। सपोज एक कंपनी के पास ₹1,00,000 की कैपिटल है, ₹1,00,000 की कैपिटल है, जिसमें 10,000 शेयर्स हैं। 1,00,000 में हमने कितने शेयर्स बना दिए, 10,000 शेयर्स, ठीक हो गया। अब इस 10,000 शेयर्स, जिसमें एक शेयर की क्या वैल्यू है, एक शेयर की वैल्यू है ₹10 की, ठीक हो गया। क्रॉस चेक कर लेंगे, 10 इंटू 10,000 इज इक्वल टू 1,00,000, यही वाला अमाउंट, ओके। तो आउट ऑफ दीज 10,000 शेयर्स, ये जो 10,000 हमारे, जो ये 10,000 शेयर्स हैं, इसमें से कंपनी ने क्या किया, 8,000 शेयर्स को पब्लिक को इशू कर दिया। ये 8,000 पब्लिक को इशू कर दिया है, पब्लिक को इशू कर दिया है। तो 8,000 इंटू ₹10, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू 10 है, तो 80,000 क्या हो जाएगी, हमारी इशूड कैपिटल हो जाएगी, इशूड कैपिटल। नेक्स्ट है अनइशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल। तो अनइशूड कैपिटल क्या है, ये ऑथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट होती है जिसे हम पब्लिक को ऑफर नहीं करते हैं। इन सब सिंपल वर्ड्स ये क्या है, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है। जैसे कि ऊपर एग्जांपल में हमने देखा कि 10,000 जो शेयर्स थे, 10,000 में से हमने 8,000 पब्लिक को इशू किया है, तो 10,000 में से जो 8,000 तो हमने इशू कर दिया, बचे जो 2,000 वो क्या है हमारे, वो अनइशूड कैपिटल। 2,000 हमारे अनइशूड अनइशूड शेयर्स हैं, 2,000 हमारे अनइशूड शेयर्स हो गए। और 2,000 इंटू 10 कर देंगे तो 20,000 हमारी क्या हो जाएगी, अनइशूड कैपिटल हो जाएगी। अब हम देखते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, आई एम डूइंग इट रफली, आप लोग अच्छे से नोट्स बना लेना। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, जिनकी वैल्यू क्या है, ₹10 ईच। सो सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशूड कैपिटल का पार्ट है। इशूड कैपिटल, ये जो हमने यहाँ पे इशू किया है, जो पब्लिक को हमने शेयर इशू किए हैं, उसी का पार्ट क्या है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 10,000 के शेयर्स इशू किए हैं, जिनकी वैल्यू क्या है, ₹10 ईच। तो सॉरी, यहाँ पे ये 1,00,000 हो जाएगी कैपिटल। तो अगर इन सारे शेयर्स पे हमें फुल अमाउंट मिल जाता है, तो ये क्या होगी, हमारी फुल्ली सब्सक्राइब्ड शेयर्स हो जाएंगे और फुल्ली सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो जाएगी ये। और हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कभी भी इशूड कैपिटल को एक्सीड नहीं कर सकती है। जो हमारी इशूड कैपिटल है, जैसे हमने यहाँ पे तो मैंने कम लिया है, फॉर एन एग्जाम्पल हमने इशू किया था 20,000 शेयर्स को हमने इशू किया है, और इसमें से 10,000 सब्सक्राइब किया है पब्लिक ने, तो वो तो सही है। लेकिन 20,000 हमने पब्लिक को इशू किए हैं और
सब्सक्रिप्शन हमें मिल रखा है 25,000 का, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती है ये भी हमारी बैलेंस शीट का ही पार्ट होती है, हम इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल ये वो अमाउंट होता है जो कंपनी एक्चुअली डिमांड करती है अपने शेयर होल्डर से। जितने शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं कंपनी से, लाइक कंपनी के पास 20,000 शेयर्स हैं, 20,000 शेयर्स हैं, इसका अमाउंट है ₹10 ईच। आउट ऑफ दीज 20,000 शेयर्स कंपनी ने 15,000 शेयर्स इशू किए हैं एट द रेट ₹10 ईच। अब इशू कैसे करती है कंपनी? एप्लीकेशन पे ₹3 मांग लेगी, अलॉटमेंट पे भी ₹3 मांग लेगी, और कॉल्स पे रिमेनिंग अमाउंट ₹4 मांग लेगी। कंपनी ऐसे डिमांड करती है, कंपनी को फुल अमाउंट मिल रहा है अपने इशूड शेयर्स पे, है ना। 15,000 पे पूरा ₹10 जो कंपनी ने डिमांड किया है, अलॉटमेंट पे भी मिल रहा है, एप्लीकेशन पे भी मिल रहा है, कॉल्स पे भी मिल रहा है, तो 15,000 पे पूरा ₹10 उसको मिल रहा है, तो ये 1,50,000 हो गया। सो ये क्या हो गई कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। कॉल्ड अप कैपिटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल के इक्वल हो सकती है या उससे कम हो सकती है, पर इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। मतलब जितना कंपनी के शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं उसके इक्वल कॉल्ड अप कैपिटल हो सकती है, बट इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। सब्सक्राइब कैपिटल से कॉल्ड अप कैपिटल ज़्यादा नहीं हो सकती है, कम हो सकती है चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती है। नेक्स्ट आती है हमारी अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल, अब अनकॉल्ड कैपिटल क्या होती है? ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी ने कॉल्ड अप नहीं किया है। फॉर एन एग्जाम्पल, कंपनी ने इशू किए थे 10,000 शेयर्स जिनकी वैल्यू थी क्या? ₹10 ईच। अब आउट ऑफ दीज 10,000 शेयर्स कंपनी को 8,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मिलती है। 8,000 शेयर्स पे पब्लिक एप्लीकेशन भेजती है। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों में, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का अमाउंट है ₹3, और कॉल्स का अमाउंट हो गया ₹4। सो 3 + 3 6 एंड 4 10। ठीक है। अगर कंपनी कॉल का अमाउंट नहीं लेती है, कंपनी कॉल का अमाउंट नहीं ले रही है, इस अमाउंट को कंपनी नहीं ले रही है, सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अमाउंट ले रही है, सो इन दिस केस अनकॉल्ड कैपिटल क्या हो जाएगी? 8,000 पे ₹4 जो हमें नहीं मिल रहे हैं, ये हमारी अनकॉल्ड कैपिटल हो जाएगी। 8,000 इंटू 4, 32,000, ये हो गई हमारी अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल में क्या है? जैसे 10,000 शेयर्स कंपनी इशू कर रही है, 8,000 पे उसको एप्लीकेशन मिल रही है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा तो कंपनी मांग ले रही है, लेकिन कॉल्स का पैसा अभी कंपनी नहीं मांग रही है। तो जो पैसा उसको अभी नहीं मिला है वो उसकी क्या हो गई? अनकॉल्ड कैपिटल हो गई, जिस पे उसको अभी पैसा रिसीव होना है, पैसा ड्यू है, वो उसका अनकॉल्ड कैपिटल हो जाएगी। अब आती है नेक्स्ट हमारी पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, इसमें क्या होता है?
जितना अमाउंट कंपनी को शेयर्स पे रिसीव हो रहा है, लाइक कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए थे, वही ₹10 के, ठीक हो गया। अब एप्लीकेशन पे उसको मिल रहा है ₹5, अलॉटमेंट पे उसको लेना है ₹3, और कॉल्स पे लेना है उसको ₹2। तो ये हो गया हमारा ₹10, ठीक है। मतलब कंपनी को एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, सारा अमाउंट कंपनी को मिल रहा है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, 10,000 पे सारा पैसा कंपनी को मिल गया है, तो ये अमाउंट इसका क्या हो जाएगा, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप एंड पेड अप क्यों? क्योंकि कंपनी ने इतना पैसा मांगा था पब्लिक से, और इतना ही पब्लिक ने उसको दे दिया है, तो ये क्या होगा, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल हो गई। एंड सपोज 100 शेयर्स पे हमको कॉल्स का अमाउंट नहीं रिसीव होता है, 100 शेयर्स पे कॉल्स का अमाउंट नहीं रिसीव होता है, तो ये 200, जो हमारा 200 का अमाउंट है, ये क्या हो गया हमारा, कॉल्स इन एरियर। मतलब ये पैसा हमें अभी रिसीव नहीं हुआ है। सो इन केस पेड अप कैपिटल क्या हो जाएगी, कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर्स। हमारी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी थी, 10,000 इंटू 10, 1 लाख, ठीक हो गया। और हमारा कॉल्स इन एरियर्स कितना निकाला था हमने, -200। तो हमारी पेड अप कैपिटल हो जाएगी ₹99,08,000। ये हमारी हो जाएगी पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कंपनी की एक्चुअल कैपिटल होती है। पेड अप कैपिटल को हम कंपनी की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। अब नेक्स्ट आती है हमारी रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल ये अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट है, जिसको हम डिसोल्यूशन या कंपनी के वाइंड अप होने के केस में यूज़ करते हैं। रिजर्व कैपिटल मतलब हमने अपने कैपिटल का एक पार्ट, जो क्या है, अनकॉल्ड कैपिटल है। अनकॉल्ड कैपिटल हमने यहाँ पढ़ा था ना, 10,000 शेयर्स है, जिस पे 8,000 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन मिला है, ठीक है। तो 2,000 क्या हो गई, 2,000 कंपनी ने अपना रिजर्व कैपिटल के उसमें उसको रख लिया। तो ये रिजर्व कैपिटल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, अगर कंपनी का कभी बंद होना होता है, डिसोल्यूशन हो जाता है, या कंपनी बंद हो रही होती है, वाइंड अप होती है, तो उस केस में हम रिजर्व कैपिटल से ही अपने शेयर होल्डर्स और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका पेमेंट कर देते हैं। अनरिजर्व कैपिटल ये वो कैपिटल होती है जिसको हम पब्लिक को इशू करते हैं, मतलब जैसे 10,000 शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स में हमने 8,000 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन मिली है, और 8,000 शेयर्स हमने पब्लिक को इशू कर दिया है, तो ये हमारी अनरिजर्व कैपिटल हो गई। इन सब की वर्किंग मैं आगे आपको दिखाऊंगी, कैसे हम कैपिटल को बैलेंस शीट में शो करते हैं। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे बाकी रिमेनिंग थ्योरी पोर्शन और जो भी बेसिक शेयर्स के हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।